इमेजिन कीजिए आपको और आपके फ्रेंड को एक कंपनी के बारे में पता चलता है। आप दोनों के पास एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन है कि जो कंपनी है वो अगले 2 या 3 सालों में बहुत पैसे कमाने वाली है। आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और आप उसमें से कमाते हो सिर्फ 5 से 6%। लेकिन आपका फ्रेंड अपने पैसों को डबल कर देता है, यानी कि आप दोनों ने इस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आप इसमें से कमाते हो 50,000 रुपए, बल्कि आपका दोस्त इसमें से कमाता है 20 लाख रुपए। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी मेरे साथ, क्योंकि मुझे इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड को पता था। अभी इससे पहले कि मैं वो स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास और एग्जैक्टली मैंने वो डिसीजन क्यों लिया आखिर। ओके, तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक फॉरेन कंपनी है, उसने एक ड्रग बनाया था रेवलीमिंड करके, जो कि एक कैंसर का ड्रग है। अब क्योंकि इस फॉरेन कंपनी ने इस दवाई के ऊपर पेटेंट लिया हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई भी और कंपनी उस पेटेंट के ड्यूरेशन के दौरान इस दवाई को नहीं बना सकती। अब इस फॉरेन कंपनी की मोनोपोली बन गई, जिसकी वजह से एक टैबलेट, एक दवाई का टुकड़ा ये $800 में बेच रहे थे, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं 4,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक गोली के। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि एक इंडियन कंपनी है नेक्टो फार्मा लिमिटेड नाम की, यह कंपनी इस फॉरेन कंपनी के ऊपर केस कर देती है और उस इंडियन कंपनी का दावा था कि जो आपकी पेटेंट है वो नकली पेटेंट है और आपने ये रेवलीमिंड दवाई बनाने के लिए कोई भी इनोवेशन नहीं किया है। और ये इंडियन कंपनी नेक्टो फार्मा ये केस जीत जाती है और इसका मतलब ये है कि इस फॉरेन कंपनी के पास अब कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जो इंडियन कंपनी है वो भी ये सेम दवाई अब बना सकती है, क्योंकि वो केस जीत चुकी है। अब इन सब चीजों के बाद क्या होता है कि वो फॉरेन कंपनी डर जाती है और नेक्टो फार्मा के साथ डील कर लेती है कि भाई आप सस्ती दवाई मत लॉन्च करो, जो हमारी प्राइस है, हमारी मोनोपोली है, उसको रहने दो प्लीज। और उसके बाद फॉरेन कंपनी कहती है हम आपके साथ एक संगठन कर लेते हैं, आप क्या करो कि हमें 10% दवाई बना के देना और आपकी दवाई को हम बेचेंगे और वो भी अपने रेट पर, और उसके पैसों को हम आपको दे देंगे। अब ये जो परसेंट है ना वो हर साल इंक्रीज होनी थी, जो मुझे और मेरे फ्रेंड शुभम को एक और फ्रेंड ने बताई थी। और उसने ये भी कहा था कि जो नेक्टो फार्मा है उसके पास अर्निंग सोर्स भी आ गई है और वो भी अगले 3-4 सालों के लिए, यानी कि नेक्टो फार्मा के पास ऑलमोस्ट कितने पैसे आने वाले हैं उसको जो इन्वेस्टर्स हैं पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उनकी अर्निंग यानी कि उनके मुनाफे में स्पाइक आएगी और इसके वजह से उसका शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है वो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। वैसे तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप यह बुक स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड से सीख सकते हैं। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाए गए हैं, यानी कि बताए गए हैं, जैसे कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। इन सभी के अलावा बाय और सेल का डिसीजन कैसे लेते हैं और इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है आखिर। उसके बाद और आगे जाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है ये भी सीख सकते हो, बैलेंस शीट क्या होती है ये भी सीख सकते हो। और खास बात ये है कि इसमें इंडियन कंपनीज का एग्जांपल लेके ये सब बताया गया है और पर्सनली दोस्तों ये बुक काफी मुझे पसंद है और मैं इसे प्रेफर भी करूंगा। अब स्टोरी में वापिस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ आखिर हुआ क्या, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। दिसंबर 4, 2021 में द हिंदू में ये पब्लिश होता है कि जो नेक्टो फार्मा कंपनी है वो कैंसर ड्रग केस को जीत गई है। तो यहाँ पर दिसंबर के आसपास ये मैजिक होता है, यानी यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है वो प्रोएक्टिव इन्वेस्टर को पता चल गई। अब क्या है ना, जो मेरा फ्रेंड है शुभम वो कह रहा है कि मैं इस वक्त इस कंपनी के शेयर नहीं लूंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये 200 DMA ये जो ब्लैक वाली लाइन है शेयर का प्राइस उससे नीचे है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो इसके आसपास शेयर है मैं उसको खरीद लेता हूँ। अब ये जो शेयर का प्राइस है उसे आप देख सकते हो, ये नीचे गिरे ही जा रहा है। अब ये देखने में दोस्तों बहुत ही छोटी लाइन लगती है, मगर एक्चुअल में दोस्तों इसका प्राइस कम होते जा रहा है। अब इसके बाद जब शेयर का प्राइस इंक्रीज होने लगता है तो यहाँ पर जैसे ही मैं 5 या 10% लेके निकल जाता हूँ, तो अब शुभम क्या करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एंट्री लेते हैं जो पूरी की पूरी राइज है, यानी कि अगर इसको मैं मेजर करूँ अप्रोक्सीमेटली इसके प्राइस से लेकर यहाँ तक विच इज 126% उसको एंजॉय करते हैं, यानी कि उनके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे जो दोनों का माइंडसेट था वो क्या था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दोनों के पास सेम थी। और ये समझने के लिए हमको 2 माइंडसेट के बारे में समझना होगा। एक माइंडसेट कहता है वैल्यूएशन, जिसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि कंपनी की वैल्यू ज्यादा है तो आप जब शेयर कम होगा तो आप उस शेयर को खरीदते रहो, यानी कि लॉजिकली अगर मुझे पता है कि यहाँ पर इस कंपनी के पास एक अर्निंग सोर्स आ गया है, जिसका मतलब है कि उसका फ्यूचर में वैल्यू बढ़ने वाला है, तो जब शेयर के प्राइस कम हो रहा है मुझे इसके शेयर खरीदते रहने हैं। अगर मैं करता हूँ
और उसको होल्ड करके रखता हूँ तो वो प्राइस जो था वो इंक्रीज होना भी था। और इसे ही हम कहते हैं एवरेजिंग, यानी कि जब जब हमारा प्राइस कम हो रहा है हम शेयर्स खरीदते रहेंगे, ये मानते हुए कि जो शेयर का प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और मैं 10,000 रुपए खर्च करके उस कंपनी के 100 शेयर ले लेता हूँ। फिर जब उस कंपनी के शेयर का प्राइस 50 रुपए हो जाता है तो मैं 10,000 रुपए और खर्च करके उस कंपनी के दोबारा शेयर खरीद लेता हूँ। यानी कि जो मेरे एक शेयर का एवरेज प्राइस है जो कि पहले 100 रुपए था, अब वो डिक्रीज हो गए, कम हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी शुभम यूज कर रहे थे उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं पिरामिडिंग, यानी कि जैसे ही ब्रेकआउट आया, जब ये शेयर का प्राइस 200 DAM से ऊपर गया तब वो अपनी मैक्सिमम बाइंग करेंगे, जो बेस होता है पिरामिड का उसकी तरह। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे ये DMA में रेस्ट लेगा, ऑब्वियसली ये 200 DMA में नहीं ले रहा, तो बेसिकली 100 या फिर 50 DMA में जब जब ये रेस्ट लेगा और बाइंग की जाएगी। अब दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार ये क्या था, आपने तो जीतना ही था अगर आप होल्ड करके रखते, तो डिसीजन तो गलत हो गया, यानी कि एवरेजिंग कॉन्सेप्ट ही सही था, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में ट्रू भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में माइंडसेट में क्या चलता है कि और कंपनी का फ्यूचर क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन हम दोनों के माइंडसेट में चल क्या रहा था मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने शेयर का प्राइस लिया, या फिर लेट अस अज्यूम किसी ने अगर पीक टाइम पर जब न्यूज आई थी उस समय शेयर लिया, तो उस शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्योंकि ये प्राइस कम हो रहा है और 1-1.25 साल तक वो प्राइस कभी इंक्रीज नहीं होगा या फिर इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो उसको होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके शेयर का प्राइस कम होते रहता है और यहाँ पर ये रहता है -53.42%। अगर दोस्तों आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो ऑलमोस्ट 5 लाख आपको अपने पोर्टफोलियो में लग रहे हैं। तो जिस मूवमेंट पर ये प्राइस बढ़ने लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम इसे यहाँ पर आके बेच देंगे, यानी कि जैसे ही हमारे वो 10 लाख हो जाएंगे हम उसको बेच देंगे। और अगर ये 1 साल के बजाय और ज्यादा ड्यूरेशन होती है तो शायद हम इसे पहले ही बेच देते। क्यों? क्योंकि हमें अपने थीसिस के ऊपर डाउट होने लग जाएगा कि एक्चुअल में यार बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि जो अर्निंग सोर्स था नेक्टो फार्मा का, उसे इस फॉरेन कंपनी ने सिर्फ 2 या 3 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके बाद जो अर्निंग है वो एकदम से ड्रॉप होने लगी थी। तो अगर आपने 10 लाख रुपए अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और वो गिर के अगर 5 लाख हो गए, तो आपके दिमाग में ये चलने लग जाएगा कि यार ऐसा तो नहीं। और क्योंकि ये सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि ये जो अर्निंग पीक है वो थोड़ी सी आएगी और फिर दोबारा से गिर जाएगी, तो इसीलिए कहीं वो अपना इन्वेस्टिंग कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं, वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा। और कहीं ना कहीं एक समय पर आके हम सेल्फ डाउट करने लग जाएंगे और इन सभी चीजों के बीच में आके हम बेच देंगे ये सब चीजें। तो ये जो था वो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रहा था। लेकिन अगर हम शुभम की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव खेला। उनको इन्फॉर्मेशन पता चल गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब एक्चुअल में शेयर का प्राइस बढ़ेगा इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर और जब मार्केट रिएक्ट करेगी उसी टाइम पर जाकर मैं इन्वेस्ट करूंगा। भले ही यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पैसे हैं वो मैं ना कमाऊं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। जब एक्चुअल में इसका प्राइस बढ़ने लगेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। ऐसे ही और स्ट्रेटेजी की वजह से, इस पिरामिडिंग टेक्निक की वजह से, या फिर आप इसे टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं, जहाँ पर इनको फंडामेंटल्स भी पता थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस चार्ट को भी वैल्यू दी और इसीलिए उनके जो पैसे थे वो डबल हो गए। और ऑब्वियसली मेरे पैसे डबल नहीं हुए। तो बेसिकली ये वजह थी कि मेरे पैसे डबल नहीं हुए और उसके डबल हो गए। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे।